तो दोस्तों व्लॉग को शुरू होने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस व्लॉग में मैंने एक स्टोरी कंटिन्यू करी है जो कि मैंने कल सुनाई थी आधी। तो अगर आपने कल के व्लॉग को नहीं देखा है तो आप वो वाला व्लॉग जरूर देख लेना। बाकी की स्टोरी मैं इस व्लॉग में कंटिन्यू कर रहा हूँ और जरूर सुनना, काफी मजेदार स्टोरी है और एकदम रियल स्टोरी है। ये सब कुछ रियलिटी में हो चुका है जो भी मैं सुनाने वाला हूँ, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाके क्लिक करके देख लेना। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करो, बाय। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ जिम, और वाटर मैंने ले लिया पानी की, और अभी फ़िलहाल मेरे हाथों पे भी ग्लूकॉन डी गिर चुका है थोड़ा थोड़ा, तो काफ़ी चिपचिप हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाके हाथ दूँ अपने। और फिलहाल मैं अकेला इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आज सुबह मुझे मम्मी ने भैया को उठाने नहीं दिया। मेरे पास राजीव का फ़ोन आया, फिर मम्मी ने कहा कि नहीं तो भैया को मत उठा, खुद तो उठता नहीं है वो। तो मम्मी ऐसे कुछ कहने लग गई, और वो जब खुद उठेगा तो खुद जाएगा। तो मम्मी ने आज अपना शिकार पकड़ लिया भैया को डांटने के लिए कि तू खुद से नहीं उठा। तो हो सकता है कि थोड़ी देर में वो अपने आप ही उठ के आ जाए वहाँ पर अगर भाई साहब यूं ही अलार्म बंद करते रहे तो आज मम्मी को पक्का शिकार मिल जाएगा। मम्मी ने मेरे को उठाने भी नहीं दिया, मैं जा ही रहा था उठाने के लिए, पर मम्मी ने मुझे पकड़ लिया वहीं। तो आज बहुत ज़्यादा चांसेस है बहुत बड़ी जंग होने के, मम्मी को शिकार मिल चुका है। तो फिलहाल मैं मस्त एकदम तेज चल के जा रहा हूँ जिम। अभी 7 बज रहे सुबह के। अभी राज भैया तो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, बड़ा भैया अभी 8 बजे के आसपास आएंगे। वो वाला कुत्ता बड़ा नशे में चलता है यहाँ पर, वो सीधा चलता रहता है पर टेढ़ा चलता है। वो उसको ऐसा लगता है कि वो सीधा चल रहा है, पर असलियत में वो ऐसे चल रहा होता है। बेवकूफ़, कई बार मुझसे टकराता है वो बचा है, वो खुद ही बचना पड़ता है सामने वाले को। 2-4 सेट इसी पे मार लो, आज बाइसेप इस पे कर लो 2-4 सेट। जा रहे हो? सच्ची बताओ। बाय राजीव, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। ओके बाय, गुड नाइट। तो दोस्तों अभी मस्त चिड़िया चहचहा रही हैं और अभी हम एक्सरसाइज करके निकल चुके हैं बाहर। तो चलो फिलहाल चलते हैं हम घर। और अभी आज बड़े हुए भी आने वाले थे 8 बजे, पर बड़े हुए आए नहीं। 8:15 के आसपास हो रहे हैं। और हाँ, मैं बताना भूल गया कि आज रात को पता है मैं सो नहीं पाया, इसलिए राजा भी कह रहे थे कि तू जाके सो जा, गुड नाइट। एक्चुअली मैंने सोने की कोशिश बहुत करी आज, पर मैंने आज रात को ओडोमॉस नहीं लगाई थी, और मच्छर मेरे को इतने काट रहे थे, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। फिर मैंने काफ़ी कोशिश करी सोने की, पर जैसे ही मैं 4-5 मिनट के लिए सोता फिर मच्छर काटने लग जाते, तो काफ़ी परेशान किया मुझे मच्छरों ने। सच बता रहा हूँ, मैं घर जाके अभी एक मच्छर को पकड़ के काटूंगा बीच में से। ऐसे अत्याचार करा उन्होंने मेरे साथ सारी रात। फिलहाल अभी नींद भी नहीं आ रही मुझे, वैसे पता नहीं मैं सोऊंगा भी नहीं सोऊंगा। मेरा मन तो नहीं है वैसे सोने का, पर ऐसे बेड देख के मन कर जाता है सोने का। मैं सोच रहा हूँ कि सीधा रात को ही सोऊंगा आज, देखो बाकी क्या होता है। नींद तो आई जानी है वैसे, मुझे लग रहा है मच्छरों ने इतना परेशान किया। फिर मैंने रात को कई बार सोचा भी कि उठ के ओडोमॉस लगा लूँ, फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, नहीं अभी नींद आई जाएगी फिर सो ही जाऊँगा मैं। पर ऐसे सोचते सोचते मेरे को पता नहीं कितने घंटे निकल गए, और फिर मैंने ओडोमॉस ही नहीं लगाई पूरे टाइम, पूरी रात ख़राब कर ली मैंने। मैं पहले ही ओडोमॉस लगा लेता ना तो ही मेरा काम बन जाता। चलो फिलहाल अभी मैं घर भी पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा सा ही रह गया। तो दोस्तों फिलहाल जिम वगैरह से आके मैं सो गया था, और फाइनली अब मेरी नींद पूरी हो चुकी है। रात को सच में मेरे को बड़ा परेशान करा मच्छरों ने, और अब एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं। और मुझे एकदम से अभी याद आया कि कल हमने एक स्टोरी आधी छोड़ दी थी, तो स्टोरी को आज कंटिन्यू करते हैं और ख़त्म करते हैं अभी। तो मैं बैठता हूँ अपनी चेयर पे, यहाँ पर कैमरे को सेट कर देता हूँ और फिर सुनाता हूँ। ओके चलो, तो चलो फिर अपनी कल की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने कल का पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। तो कल तक मैंने आपको इतनी स्टोरी सुना दी थी कि एक डैन कूपर नाम का बंदा था जिसने एक फ्लाइट हाईजैक करने की कोशिश करी, और कैसे कैसे वो फ्लाइट में चढ़ा, उसने फिर क्या क्या डिमांड करी, वो सब मैं आपको कल की स्टोरी में बता चुका हूँ। और कल जहाँ पर हमने स्टोरी छोड़ी थी वो तब तक अपनी सारी डिमांड पूरी करवा चुका था, और डैन कूपर ने प्लेन की दोबारा से रिफ्यूलिंग वगैरह करवा के अपना सारा कैश वगैरह लेके उसने दोबारा से फ्लाइट टेक ऑफ करवाई थी रेनो निवाडा पहुंचने के लिए। और फिर उसके बाद हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं उसके बाद की। उसके बाद जैसे ही डैन कूपर रेनो निवाडा के लिए फ्लाइट को टेक ऑफ करवाता है अपनी सारी शर्तें मनवाकर, कि फ्लाइट के विंग्स के जो फ्लैप है वो 15 डिग्री तक झुके रहेंगे, और लैंडिंग गियर्स है वो पूरे टाइम खुले रहेंगे, और ऊपर जाने के बाद जो प्लेन का बैक डोर है वो खोल दिया जाएगा। तो वो सब बातें मनवा चुका था। और उसके बाद लगभग फ्लाइट के टेक ऑफ होने के लगभग 5 मिनट बाद वो फ्लाइट अटेंडेंट से कहता है कि अब तुम भी कॉकपिट में जाओ और अपने आप को लॉक कर लो, और अब मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो फिर उसके बाद जो फ्लाइट अटेंडेंट होती है वो चली जाती है कॉकपिट में, और वो उस टाइम देखती है डैन कूपर को आखिरी बार, जब वो एरोप्लेन की कॉकपिट का दरवाजा बंद कर रही होती है। वो देखती है कि वो वहां पर खड़ा हुआ अपनी कमर पे कुछ बांध रहा था, और फिर उसके बाद वो दरवाजे को बंद कर लेती है और लॉक कर लेती है। और अब उस प्लेन की बैक साइड में सिर्फ और सिर्फ कूपर ही था। और हाँ, जब ये प्लेन सिएटल एयरपोर्ट से उड़ा था तब इसके पीछे 2 फाइटर जेट भी छोड़ दिए गए थे।
ताकि इस प्लेन पर और डैन कूपर पर नजर रखी जा सके। और उन दोनों में से एक फाइटर जेट प्लेन के ऊपर उड़ रहा था और एक फाइटर जेट प्लेन के नीचे उड़ रहा था। और जो मौसम था वो भी काफी खराब था, बाहर एकदम तेज हवा चल रही थी और बारिश भी हो रही थी बहुत तेज। पर प्लेन अपना 200 माइल्स की रफ्तार से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर अपना नॉर्मल स्पीड पे उड़ रहा था। और फिर उसके बाद कॉकपिट में एक रेड कलर की लाइट इंडिकेट होती है जो बताती है कि प्लेन की पीछे की सीढ़ी को खोला गया है। और फिर उसके बाद बैक साइड का जो एयर प्रेशर था वो भी चेंज होने लग गया था। तो इसका मतलब साफ था कि डैन कूपर प्लेन से कूदने की तैयारी कर रहा था और जो बाहर की हवा थी वो प्लेन के अंदर आनी शुरू हो गई थी, इसलिए उसका एयर प्रेशर चेंज होने लग गया था। और इस इंसिडेंस के लगभग 10-15 मिनट बाद प्लेन में बैठे सभी लोगों को बहुत ही तेज झटका लगता है और सभी को बहुत ही ज्यादा एयर प्रेशर भी महसूस होता है, जिससे सभी के कान कुछ देर के लिए सुन्न हो जाते हैं। इसी दौरान जो कैप्टन होता है वो इंटरकॉम के थ्रू डैन कूपर से बात भी करने की कोशिश करता है, पर डैन कूपर कोई रिप्लाई नहीं देता। यहाँ पर डैन कूपर का रिप्लाई भी नहीं आ रहा था और पीछे जाकर कोई देख भी नहीं सकता था कि डैन कूपर क्या कर रहा है, क्योंकि उसने मना करा था कि उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया जाए। और इस इंसिडेंस के लगभग 2 घंटे बाद ये प्लेन रेनो के एक एयरपोर्ट पर लैंड करता है और लैंडिंग के दौरान भी जो बैक साइड की सीढ़ियां थी वो खुली हुई थी प्लेन की, और वहां पर पुलिस वगैरह सबके सब उसको डैन कूपर को पकड़ने की तैयारी में बैठे हुए थे। और जैसे ही प्लेन लैंड होता है सबके सब उस प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर जैसे ही सब प्लेन में चढ़ते हैं और वहां पर छानबीन करते हैं तो कूपर उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। बस जहां पर कूपर बैठा था वहां पर उन्हें 2 पैराशूट मिलते हैं, एक खुला पैराशूट और एक रिजर्व पैराशूट। और जो कूपर ने सिगरेट्स पी थी उसके बर्ड्स मिलते हैं वहां पर। फिर उसके बाद पूरे प्लेन की छानबीन करी जाती है, वहां पर कुछ भी नहीं मिलता, ना बॉम्ब मिलता ना पैसे, और कूपर तो वहां पर था ही नहीं। इसका मतलब ऑब्वियस था कि वो सिएटल से रेनो के बीच में जब फ्लाइट हवा में थी तो वहां से रात के अंधेरे में कूद गया। मगर अब क्वेश्चन ये था कि कूपर कूदा तो कूदा कहाँ, क्योंकि फ्लाइट के ऊपर और नीचे फाइटर जेट्स भी चल रहे थे साथ साथ। उन्होंने फ्लाइट में से कूदते हुए किसी को भी नोटिस नहीं किया। पर क्रू मेंबर से बात करने के बाद FBI को ये पता लगता है कि फ्लाइट के बीच में एक झटका महसूस हुआ था। तो उस झटके की टाइमिंग निकाली जाती है और ये निकाला जाता है कि इस टाइमिंग पर वो एरोप्लेन कहाँ पर था। और फिर ये माना जाता है कि कूपर उसी वक्त और उसी जगह पर उस प्लेन से कूदा होगा। तो इस सब के बाद FBI को ये पता लगता है कि जिस जगह पर कूपर कूदा था वो पोर्टलैंड के नॉर्थ में लगभग 64 किलोमीटर दूर थी। और इसी दौरान क्रू मेंबर्स की मदद से FBI ने कूपर का एक स्केच भी ड्रॉ करवा दिया, जिसकी इमेज आपको दिख रही होगी अभी। फिर जिस जगह पर कूपर कूदा उस जगह पर कई किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, पर वो जो पूरा एरिया था वो बड़े बड़े जंगलों और बड़े बड़े पेड़ों से ढका हुआ था। तो इस वजह से वहां पर कूपर को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मगर फिर भी सभी ढूंढते रहे और ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा। बाकी FBI ने डैन कूपर नाम के भी किसी व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करी, क्योंकि डैन कूपर ने फ्लाइट पे चढ़ने से पहले अपना नाम डैन कूपर ही बताया था। पर उस नाम का कोई भी व्यक्ति FBI को नहीं मिला। और जो पैसे डैन कूपर को दिए गए थे FBI ने उनके सीरियल नंबर भी पब्लिक कर दिए, ताकि अगर उन सीरियल नंबर का कोई भी नोट किसी को मिले तो FBI को खबर मिल जाए। और फिर FBI कुछ थ्योरी सामने लाती है। वो कहते हैं कि पहले तो डैन कूपर ने ऐसी ड्रेस भी नहीं पहन रखी थी जो कि स्काई डाइविंग के दौरान पहने जाएं, ना उसके जूते ऐसे थे ना बाकी कपड़े ऐसे थे। और वो कहते हैं कि जो उसने अपने लिए पैराशूट चूज करा, और वो कहते हैं कि जो पैराशूट उसने अपने लिए चुना उस पैराशूट को भी अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। तो इसीलिए वो कहते हैं कि शायद वो पेड़ों में जाके फंस गया होगा या फिर किसी चीज में जाके टकरा के उसकी मौत हो गई होगी। और उस रात काफी बारिश भी हो रही थी और तेज हवाएं भी चल रही थी, तो इसलिए ऐसा माना गया कि शायद उसकी मौत ही हो गई होगी। FBI ने थ्योरी तो सुना दी थी, पर फिर भी क्वेश्चन ये था कि अगर कूपर की मौत हो गई है तो उसकी लाश क्यों नहीं मिली। और इस इंसिडेंस के लगभग 9 साल बाद एक 8 साल का बच्चा कोलंबिया नदी के किनारे एक बीच पर जाता है और फिर वो बच्चा आग जलाने के लिए रेत में एक गड्ढा खोलता है और उसे अचानक से लगता है कि यहाँ पर कुछ दबा हुआ है। तो जैसे ही उस बच्चे ने और खोदा तो वहां पर उसे 3 $20 $20 की गड्डियां मिली, जो कि काफी पुराने से लग रहे थे। तो उसके बाद वो पैसे FBI को दिए गए। जब FBI ने उन पैसों की इन्वेस्टिगेशन करी तब जो वो पैसे थे उसके सीरियल नंबर उन पैसों से मैच कर गए जो कि डैन कूपर को दिए गए थे। उसके बाद कई बार उस बीच की खुदाई करी गई, पर वहां पर दोबारा से उन $20 $20 की 3 गड्डियों के अलावा कुछ और नहीं मिला। पर अब परेशानी की बात यह थी कि जिस जगह पर ये पैसे मिले वो जगह उस जगह से 27 किलोमीटर दूर थी जहां पर डैन कूपर ने छलांग लगाई थी। फिर ये क्वेश्चन आता है कि ये पैसे यहाँ पर आए कैसे। तो फिर उसके बाद ये थ्योरी सामने आई कि जब कूपर कूदा तो उसके कुछ पैसे लुइस नदी में जाके गिर गए होंगे और वो पैसे बहते बहते फिर कोलंबिया नदी में चले गए होंगे और फिर कोलंबिया नदी के जरिए वो पैसे बहते बहते बीच तक पहुंच गए होंगे। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो गई कि लुइस नदी जिस जगह पर कोलंबिया नदी से मिलती है वो जो बीच है जहाँ पर पैसे मिले थे उससे वो उल्टी दिशा में बहती है, तो अब इन पैसों का वहां पर बहते बहते पहुंचना भी मुमकिन नहीं हो पाया। तो फिर अब एक और सवाल खड़ा हो जाता है कैमरे की बैटरी खत्म हो गई, अभी बैटरी बदली है मैंने। और ये भी पॉसिबल नहीं था कि तीनों नोट की गड्डियां एक ही जगह पर मिल जाए। हाँ, तो अब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था ये हुआ क्या। या तो डैन कूपर ने खुद लाकर यहाँ पर पैसे वो दबाए, या फिर किसी को पैसे मिल गए जो कि डैन कूपर से कहीं गिर गए होंगे,
और उसने यहाँ पर आके वो दबा दिए पैसे। और अब कूपर बन चुका था एकदम मस्त वाला हीरो, क्योंकि सबको लगने लग गया कि भाई साहब कूपर ने तो कमाल कर दिया, क्योंकि कूपर को कोई पकड़ भी नहीं पा रहा। कूपर ने जिस तरीके से प्लेन को हाईजैक करा और फिर गायब हो गया और अब पता भी नहीं कूपर कहाँ है, तो अब कूपर को सब लोग हीरो की तरह मानने लगे। पर इस सब के दौरान FBI अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और कई सालों तक कूपर की खोज जारी रहती है। और 2011 तक इस केस की मतलब इतनी फाइलें बन चुकी थी कि अगर ये सारी फाइल्स एक साथ रखी जाए तो उसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट तक हो जाएगी। FBI के पास बहुत सारे लोग भी आते थे जो कहते थे कि मेरा भाई DB कूपर था, मेरे पापा DB कूपर थे, मेरे अंकल DB कूपर थे, जो कि ऐसे बताते थे। पर उनका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला कि उनके चाचा ताऊ या भाई बहनी DB कूपर थे। और फिर फाइनली 8 जुलाई 2016 को FBI कहती है कि हमने अपनी पूरी मैन पावर लगा ली है, बहुत मेहनत कर ली है, पर हमें कूपर कहीं भी नहीं मिला। और आखिरकार 45 साल बाद पूरे FBI हार मान लेती है। तो ये थी DB कूपर की कहानी। मतलब क्राइम तो उसने कमाल का किया और बहुत सही से वो बचा भी। अब लोग ये कहते हैं कि उसकी जो सिगरेट्स की बर्ड्स मिली थी उसकी DNA टेस्टिंग करके DNA से पता लगाया जा सकता है कि DB कूपर कौन था। पर अब तो कोई इस बात का फायदा ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम DNA टेस्टिंग पॉसिबल नहीं थी। यार क्या ले आई है आप? वो सो गया क्या? हाँ, मम्मी आ रही है दोस्तों, आइसक्रीम हमारे लिए। पर एक और सस्पेंस की बात है यहाँ पर कि जो सिगरेट बर्ड्स FBI को मिली थी वो कुछ टाइम बाद ही गायब हो गई और ये FBI को भी नहीं पता कि वो कहाँ गई। सस्पेंस पे सस्पेंस। आइसक्रीम खा लो। आप खाओ, मैं तो आपके लिए लाया था, ये वाली फ्रीजर में रख दूँ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करना मत भूला करो। तो चलो फिर मिलते हैं आप सभी से कल सुबह 7:30 बजे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मज़े करो। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town.